हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। अब हम लोग पोयम वन शॉट करने जा रहे हैं। प्रोज का वन शॉट मैंने स्टरडे नाइट को दे दिया था, ये पोयम का वन शॉट है। ठीक है। और ये सिंगल वीडियो में आपको जितने सिलेबस में 3 पोयम है वो तीनों पोयम मैं कवर करने जा रहा हूँ। और एमसीक्यू की वीडियोस भी आएंगे। अगर आपको एमसीक्यू का लाइव चाहिए तो आप बोल सकते हो। ठीक है, डिमांड रहेगी तो लाइव भी करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज एमसीक्यू का जो भी है 200 300 400 एमसीक्यू, उसका एक वीडियो आपको मैं दे दूंगा और पीडीएफ वगैरह कमेंट बॉक्स में पिन है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर इंग्लिश पढ़ेंगे भाई, इंग्लिश बस वीडियो देख लो, थोड़ा सा पढ़ लो, एमसीक्यू देख लेना। ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको अकाउंटेंसी पे देना है, टैक्सेशन देना है, और लॉ वगैरह की वीडियोस भी आएंगी। समझ गए। मैं आपसे एक पोल करूंगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, मैं पोल करूंगा, उसमें पार्टिसिपेट कर लेना। फिलहाल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पोयम, फुल सिलेबस वन शॉट। तो काइंडली प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा वीडियो देखने के लिए। और एक कमेंट कर देना भाई, समझ में आया या नहीं आया। तुम्हारा कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूँ, और हर कमेंट का रिप्लाई मैं चाहे लेट दूं या पहले दूं, मैं दूंगा, जरूर दूंगा। प्लीज आप एक कमेंट करिएगा, और फॉर द सेक ऑफ माई मोटिवेशन एंड आपके लिए हम जरूर मेहनत करेंगे। और पहले जैसे मेहनत करते हो वैसे ही करेंगे भाई, टेंशन मत लो। तुम लोग बारह बोलता भैया वीडियो नहीं आया, ये नहीं आएगा, सब आएगा भाई, दिमाग में सब है। बिलीव करो, तुम्हारे एग्जाम के बारे में तुमसे ज्यादा मैं सोच रहा हूँ, मैं टेंशन ले रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैं करवा दूंगा सब, ठीक है। आते हैं गीतांजलि। आपको पता है गीतांजलि कलेक्शन ऑफ ऑल द पोयम है ना, उसका वन ऑफ द कलेक्शन है आपका। ओके। लिखा गया है कौन, रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो लिखा गया ना, एक्चुअली हम लोग इसमें पढ़ेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में ऑलरेडी हम लोग सेम थ्री में भी पढ़ चुके हैं, उनकी एक पोयम थी। तो ऐसा नहीं कि हम उनके बारे में जानते नहीं है, बट एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है। तो ये जो गीतांजलि है ना, ये 45, बस याद रखिएगा टाइटल गीतांजलि 45, ठीक है ना। अब जो पोयम बोलना चाहते हैं ना, पहले मैं पोयम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। उसके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में भी अपने पढ़ लेंगे। ओके। पोयम क्या बोल रहा है एक्चुअली, इस पूरे पोयम का ना, पहले मैं एक बार एक ब्रीफ समरी बता दे रहा हूँ। वो बोलना चाह रहे, जो हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, वो ये बोलना चाहते हैं गीतांजलि 45 के माध्यम से, कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो हमारे चारों तरफ, हमारे हमारे पास हमेशा रहता है, चारों तरफ रहता है, हर मोमेंट में रहता है। चाहे दुख का मोमेंट हो, चाहे सुख का मोमेंट हो, चाहे कोई भी मोमेंट हो, हर मोमेंट में ईश्वर हमारे साथ रहता है। कोई भी सीजन हो, चाहे गर्मी का सीजन हो, चाहे बारिश का सीजन हो, चाहे कोई भी सीजन हो, ठीक है। मतलब 24/7/365 डेज, वो ये बोलना चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ हर क्षण में है, हर पल में है, हर सीजन में है, हर वीक में है, हर मंथ में, हर सीजन में, हर जगह भगवान हमारे साथ है। बस हम फील नहीं कर पा रहे, हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं उनके कदमों को, उनका जो एक प्रकार का अदृश्य कदम है, ठीक है। जो उनका एक अदृश्य कदम है, उनके उनके उनका जो ओवरऑल एक जो एग्जिस्टेंस है, भगवान का जो एक एग्जिस्टेंस है, हम बस उनको फील नहीं कर पा रहे। हम फील नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान है, बट हम उनको देख नहीं पा रहे, हम फील नहीं कर पा रहे। और फिर वो ये भी बोल रहे हैं कि जो भी मैंने कविताएं लिखी हैं, वो उनका आशीर्वाद है। साथ ही साथ मेरी हर कविता में, हर कविता का एक मूल सारांश है, एक एक समरी है, एक सारांश है, एक 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 क्लेम है कि भगवान है, चारों तरफ हैं, वो हमारे पास हमेशा आते हैं, और आते रहते हैं, और आते रहेंगे। तो बोल रहे मेरी हर कविताएं, हर जो गीतांजलि की जितनी कविताएं हैं, उन हर कविताओं का एक ही मूल संदेश है, एक ही मूल उद्देश्य है, कि भगवान का एग्जिस्टेंस है, भगवान हमारे साथ है, हर पल में है, हर मोमेंट में है, वो हमारे पास आते हैं, आते रहते हैं, और आते रहेंगे। तो दिस इज द होल स्टोरी, या होल काइंड ऑफ ब्रीफ समरी ऑफ गीतांजलि 45। समझ गए। तो इस पूरे कविता का एक ही मूल सारांश है कि भगवान हमारे साथ है, हर सीजन में है, हर पल में है, चाहे दुख का पल हो, चाहे सुख का पल हो, ठीक है। बट हम उनको महसूस नहीं कर पा रहे, उनके एग्जिस्टेंस को हम फील नहीं कर पा रहे। भगवान का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व, उन अस्तित्व को हम फील नहीं कर पा रहे। बट इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान है, बट हम देख नहीं पा रहे, उनके कदमों को हम सुन नहीं पा रहे, उनके एग्जिस्टेंस को हम देख नहीं पा रहे, बट वो हमारे साथ हैं। तो इस पूरे पोयम से बस यही वो बताना चाहते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। आपको जैसा पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर काफी इमोशनल और स्पिरिचुअल पर्सन थे, ठीक है। वो हमेशा अपने इमोशंस को अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को बताए हैं। साथ ही साथ एक वो स्पिरिचुअल धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने, उनका शुरू से भगवान में एक बिलीफ था,
ठीक है। और उनका एक अपना एक बिलीफ सिस्टम था कि जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ हुआ या जो भी कुछ होगा, कहीं ना कहीं इट इज द बोल सकते हैं कि ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, कि जो भी कुछ हुआ, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, ये भगवान की मर्जी से हुआ, उनके ब्लेसिंग से हुआ है। ठीक है, कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ, बिना उनके इशारों से नहीं हुआ, तो उन्होंने सब कुछ करवाया है। वी आर जस्ट एक्ट एज अ एक्टर, हम बस एक एक्टर है। ठीक है, वो सारे समझ गए ना, वो सारा प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, सारी स्टोरी उनकी है, हम बस नाटक कर रहे हैं। तो ऐसा उनका एक पर्सनल बिलीफ था कि भगवान हमारे चारों तरफ है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उनके वजह से कर रहे हैं। तो इनकी जितनी भी कविताएं तुम पढ़ो ना, हमेशा वो डेडिकेटेड रहती है। इवन जो सेमेस्टर 3 में तुम लोग कविता पढ़े हो, वो अपने आखिरी मोमेंट में लिखे थे, तो उन्होंने क्या बोला था, भाई हम वेट कर रहे हैं कि आप मेरे हर पल में है, हर मोमेंट में आप हैं। इवन सेम 3 में आप लोगों ने थोड़ा बहुत, अगर आपको याद हो रहा, आपने पढ़े थे। तो भगवान गीतांजलि आपका 45 यही है कि इसका एक ही मूल सारांश है कि भगवान चारों तरफ है, बट हमें फील नहीं हो रहा है। पर इसका मतलब है नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान चारों तरफ है। चलो मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दिया है, अब मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वो क्या बोल रहे हैं, हैव यू नॉट हर्ड हिज का मतलब भगवान के बारे में बोल रहे हैं, ईश्वर के बारे में बोल रहे हैं। हैव यू नॉट हर्ड हिज साइलेंट स्टेप्स, वो क्या बोल रहे हैं, कभी पूछता है क्या हमने ईश्वर के उन शांत और अदृश्य कदमों को महसूस नहीं किया। मतलब वो बोल रहे हैं कि जब भगवान आ रहे हैं, जब भगवान आ रहे हैं, ही कम्स कम्स एवर कम्स, वो बोल रहे हैं जब भगवान आ रहे हैं, तो क्या हमने, क्या लोगों ने भगवान के अदृश्य कदमों को, अशांत, अशांत या और अदृश्य कदमों को, ठीक है, ऐसा कदम, ऐसा फुट स्टेप जो आप देख नहीं सकते, तो बोले जब भगवान आ रहे हैं, तो क्या हमने ईश्वर के अदृश्य कदमों को आते हुए नहीं सुना, आते हुए नहीं देखा। ही कम्स, वो आते हैं, कम्स आते हैं, एवर कम्स आते रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, वो हमेशा हमारे पास आते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते रहेंगे। ठीक है ना। तो वो एक्चुअल में ना, अगर मैं बोलूँ तो सब तो प्रेजेंट में लिखा है, पर इसका एक भाव जो नजर आ रहा है, वो ये बोलना चाहता है कि भगवान हमारे साथ पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। भगवान हमें कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक्चुअली मूल सारांश ये है कि भगवान आते हैं, ठीक है, आते हैं और हमेशा आते रहते हैं, आते हैं, आते हैं और हमेशा आते रहते हैं। तो एक्चुअली इसका मूल सारांश क्या होगा कि भगवान पास्ट में भी थे हमारे साथ, प्रेजेंट में भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। तो इसका दो लाइन का मतलब था कि भगवान जब आ रहे हैं, तो उनके जो अदृश्य कदमों को हम महसूस नहीं कर पा रहे, हम फील नहीं कर पा रहे, लेकिन वो हमारे पास आते हैं और आते रहते हैं। ओके, हर एवरी मोमेंट, एवरी एज, एवरी डे, एवरी नाइट ही कम्स कम्स एंड एवरी कम्स। वो बोल रहे हर क्षण में, हर पल में, हर दिन में, हर रात में, ठीक है, हर मोमेंट में भगवान हमारे पास आते हैं, आते रहते हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। ओके, मेनी आई सॉन्ग आई संग in many mood of mind, but all their notes have always proclaimed he comes ever comes। उन्होंने क्या बोला कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट मूड में, डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट मूड में, मतलब विभिन्न विभिन्न इमोशंस में, मूड में, मैंने अलग अलग गाने गाए। कभी मैंने खुशी वाले गीत गाए, मतलब पोएम लिखे, कभी खुशी वाले गीत गाए। अब गीत गाना मतलब वही पोएम लिखने के बराबर है। ठीक है, तो कभी मैंने दुख वाले गीत गाए, ठीक है, कभी सुखी वाले, खुश वाले, कभी दुख वाले, हर प्रकार के, हर मूड में, हर मूड में मैंने अलग अलग प्रकार की कविताएं लिखी हैं, गीत गाए हैं। ठीक है, लेकिन मेरा हर गीत हमेशा एक ही बात का क्लेम करता है, एक ही बात को बताना चाहता है कि ईश्वर आता है, आते रहता है, ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे पास आता है और आते रहता है। तो वो बोलना चाहते हैं मेरी हर कविताएं, मेरा हर गीत एक बात को हमेशा बताती हैं कि भगवान हमारे पास है, हमारे साथ है, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। वो हमारे पास आते हैं, हमसे मिलते हैं, जुलते हैं, बट हम फील नहीं कर पाते हैं, और वो हमारे पास हमेशा आते रहते हैं। ओके, इन द फ्रेगनेंट डेज ऑफ सनी अप्रैल, इन द फ्रेगनेंट डेज ऑफ सनी अप्रैल, थ्रू द फॉरेस्ट पाथ ही केम्स कम्स एवर कम्स। इसमें दो तीन चीजें। पहला, इस लाइन का मतलब बोल रहा है कि अप्रैल के टाइम पे चारों तरफ एक प्रकार का सुगंध फैल जाता है। ठीक है, आपको पता है समर में नए नए एक्चुअली जब समर आती है, आपको पता है नए नए फूल भी आते हैं, बहुत सारे आम वगैरह का भी बगीचा होता है, तो वहाँ पे नए नए फल लगते हैं, तो एक चारों तरफ क्या खुशबू होती है। और जो फॉरेस्ट होता है वो भी बहुत खूबसूरत हो जाता है, ठीक है ना, अप्रैल के टाइम पे।
ठीक है, मतलब वहाँ पे अप्रैल में हल्की हल्की गर्मी चालू होती है, तो उससे फॉरेस्ट बहुत सुनहरा लगता है, चारों तरफ एक खुशबू फैली जाती है। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब संकेत है कि जंगल जंगल सुंदर लग रहा है, चारों तरफ एक खुशबू है, तो वो सब एक संकेत है कि भगवान जंगल के रास्ते से आते हैं। भगवान हमारे पास आते हैं कहाँ से? जंगल की रास्तों से गुजरते हुए हमारे पास आते हैं। तो एक्चुअल में वहाँ इन्होंने यहाँ पे ना इन्वायरमेंट का, प्रकृति जो इन्वायरमेंट है, जो प्रकृति है, उनका उन्होंने यहाँ पे प्रशंसा किया है कि जो प्रकृति खिली हुई है, धूप खिली हुई है, खुशबू चारों तरफ है, जंगल सुंदर लग रहा है, तो इस बात का संकेत है कि भगवान हमारे पास आते हैं और जंगल के रास्तों से आते हैं। ठीक है, और हमेशा वही ही कम्स कम्स एवर कम्स, वो हमारे पास आते हैं और हमेशा आते रहते हैं। इन द रेनी ग्लूम ऑफ जुलाई नाइट्स, ऑन द थंडरिंग चैरोट ऑफ द क्लाउड्स, ही कम्स एवर कम्स। अब इसको थोड़ा ध्यान समझेगा, वो बोल रहे हैं जुलाई में अंधेरी रातों में जब बारिश होती है, तो बारिश के टाइम पे भी भगवान हमारे पास आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि गरजता है जब बादल गरजता है, तो इस बात का संकेत है कि भगवान बादल पे बैठ कर, जैसे भगवान रथ पे बैठ करके आते हैं ना, तो वैसे बोले कि जो रथ है ना वो, सॉरी, ये जो बादल है ना वो रथ की तरह है। तो भगवान बादल रूपी रथ में बैठ करके हमारे पास आते हैं। वो बोलना चाहते हैं बरसात के टाइम पे चारों तरफ बादल छाया हुआ है, ठीक है, तो ये जो बादल है ना वो एक रथ है, उसी रथ पे बैठ करके भगवान हमारे पास आते हैं। तो जैसे बारिश आती है, बादल चारों तरफ मूव कर रहा है, तो वो बोले जो घने घने जो बादल छाए हुए हैं, मूव कर रहे हैं, वो काइंड ऑफ भगवान का एक रथ है, और भगवान उसी बादल रूपी रथ में बैठ करके हमारे पास आते रहते हैं। इन द सॉरो आफ्टर सॉरो, इट इज हिज स्टेप दैट प्रेस अपॉन माई हार्ट। वो बोल रहे हर एक दुख के बाद, एक दुख के बाद जो दूसरा दुख आता है, मतलब हर एक दुख के बाद जो दूसरा दुख आता है, हर दुख में भगवान मेरे पास रहते हैं। मेरे हार्ट मतलब मेरे पास रहते हैं, ठीक है, मैं उनको फील करता हूँ कि हर एक दुख भरे क्षणों में, हर एक दुख के बाद जो दूसरा दुख आता है, हर एक दुख भरे क्षणों में भगवान मेरे पास रहते हैं। एंड इट इज द गोल्डन टच ऑफ हिज फीट दैट मेक्स माई जॉय टू साइन। और जब उनका जो गोल्डन टच में, समझ रहे हो, भगवान का जब पैर जब आता है तो उनको सुनाई पड़ता है, और भगवान आते वक्त जब उनको सुनाई पड़ता है ना, तो वो खुशी से झूम उठते हैं। तो एक्चुअली इसका दो सेंस है। पहला सेंस है कि जो दुख भरा समय है, दुख भरा समय में वो अकेले नहीं है, भगवान उनके साथ है। और जैसे ही उनको पता चलता है कि दुख के टाइम पे भगवान उनके साथ है या भगवान आ रहे हैं, तो आते हुए क्या बोला, द गोल्डन टच ऑफ हिज फीट, द गोल्डन टच ऑफ इट, जब भगवान आ रहे हैं और उनको पैर से टच कर रहे हैं, मतलब ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंड दैट मेक्स माई जॉय टू साइन, और ये उनका ब्लेसिंग से मैं क्या हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। तो एक्चुअली में ना ये लाइन पे मत जाओ, इसका ओवरऑल मोटो यही बोलने का है, जो लाइन का, कि दुख भरे क्षणों में भगवान हमारे साथ रहते हैं, और उनके प्रेजेंस के वजह से, उनका एग्जिस्टेंस के वजह से मेरा जो दुख भरा क्षण है वो कट जाता है। और कहीं ना कहीं जब वो मेरे को टच करते हैं अपने पैरों से, या उनके पैरों की आती हुई आवाज जब मुझे सुनाई पड़ती है, तो मेरा दुख खत्म हो जाता है और मैं खुशी से झूम उठता हूँ। दैट मेक्स माई जॉय टू साइन, और मैं खुशी से झूम उठता हूँ। तो एक्चुअल में पूरा जो ओवरऑल पोयम है, इसका मतलब यही है कि कोई भी मोमेंट हो, सुख दुख कोई मोमेंट हो, कोई भी सीजन हो, कोई भी दिन हो, कोई भी मूड हो, हर वक्त भगवान हमारे साथ है, हर पल में हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। ठीक है, एंड ईश्वर हमारे पास हमेशा पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, और हमारे पास आते रहते हैं। अगर कहीं चले भी गए तो आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमें छोड़कर भगवान चले गए हैं। और हमें उन्होंने भी हमेशा बोला है कि अगर आप उस चीज को फील नहीं कर पा रहे हो, अगर भगवान को आते वक्त आप देख नहीं पा रहे, उनके आते हुए कदमों की आवाज अगर आपको सुनाई नहीं पड़ रही है, इट डजेंट मीन कि भगवान नहीं है। भगवान है, हमारे हर पल में हमारे साथ है। ओके, थोड़ा सा रविन्द्रनाथ ठाकुर जी बारे पढ़ लेते हैं। आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन बंगाली लिटरेचर एज वेल एज इंडियन लिटरेचर। ऑब्वियसली सही बात है भाई, अगर इंडियन लिटरेचर की बात करें तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का पहले नाम आता है, चाहे बंगाली लिटरेचर की बात हो, चाहे हिंदी लिटरेचर की बात हो, हर जगह रविन्द्रनाथ ठाकुर से बड़े कभी कोई नहीं हुआ है। ठीक है भाई, he was born on the 7th May 1861 at जोरासांको ठाकुरबाड़ी इन कोलकाता। आपको पता है बड़ा बाजार में जोरासांको ठाकुरबाड़ी है, वहां पे उनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। His parents were महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर एंड शारदा देवी। उनके पिताजी का नाम था
महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, और जो मदर थी, जो उनकी माता का नाम था शारदा देवी था। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड रविन्द्रनाथ यूज टू कंपोज प्रिटी एंड सॉन्ग, पोएट्री एंड सॉन्ग। वो बोले बचपन से ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीत कविताएं बहुत पसंद थी और हमेशा वो लिखते रहते हैं। लेटर ही रोट ड्रामा, ड्रामेटिक पोयम, पोएट्री ड्रामा, ठीक है, नोवेल, शॉर्ट स्टोरी, रीम्स एक्सेट्रा। और बाद में उन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेखन किए, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे बहुत सारे नाटक लिखे, ठीक है, ड्रामेटिक पोयम मतलब नाटक भरी पोयम, ठीक है, और बहुत सारे नोवेल लिखे, शॉर्ट स्टोरी लिखे, और बहुत सारे रीम्स लिखे, और हम लोग सेम थ्री में बहुत सारे रीम्स पढ़े भी हैं इनका, ठीक है। हिज पॉपुलर बुक्स ऑफ पोयम एज गीतांजलि, कथा ओ कहानी, ठीक है, निवेदिया एक्सेट्रा। ऑब्वियसली उनकी जो फेमस है, वो ज्यादा फेमस कौन है, गीतांजलि, आपको पता है, इनके लिए, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, और ये सब उनकी बहुत फेमस है, ठीक है। हिज फेमस गीतांजलि कलेक्शन ऑफ रविन्द्रनाथ संगीत। एक्चुअली जो गीतांजलि है ना, एक्चुअल में जब रविंद्र संगीत की बात होती है तो गीतांजलि की बात होती है, तो ठीक है, तो काइंड ऑफ बोला गया है, जो जैसे ये भी ना गीतांजलि से लिया गया, 45 से लिया गया, तो ये भी एक संगीत है, ये भी गाना है, ठीक है। तो वही बोला कि जो रविंद्र गीत है ना, वो गीतांजलि ही है एक्चुअल में, ओके। हिज नोवेल इंक्लूड द गोरा, गोरा भैरे। अच्छा, ये सब उतना नहीं पढ़ना आपको बारे में, इनका बस याद रखना, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला है, नोबेल प्राइज कब मिला है, 1930 मिला है, फॉर द कलेक्शन ऑफ पोएट्री गीतांजलि। गीतांजलि की वजह से उनको 1913 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है ना, ओके। और उनको, वो मरे कब थे उनका, द ग्रेट सेज पोएट ब्रेथेड हिज लास्ट, उन्होंने आखिरी सांस कब ली थी, 1941 में ली थी, ठीक है ना। ही वॉज क्रिमेटेड एट निमतल्ला सेमेट्री इन कोलकाता बिसाइड गंगा। ये जो निमतल्ला घाट है भूतनाथ के पास में, यहीं पे उनका दाह संस्कार हुआ था, ठीक है। तो ये था बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं, गौरी देश पांडे का है, ठीक है, ये फीमेल है, गौरी देश पांडे, ठीक है। द फीमेल ऑफ स्पेसीज। देखिए ये जो पोएम है ना, इस पोएम में थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है, खासकर लड़कों को थोड़ी तकलीफ हो जाएगी समझने में, ठीक है, फिर भी कोशिश कीजिएगा भाई समझने का, मैं पूरा कोशिश करता हूँ, मैं भी एक लड़का हूँ, फिर भी समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो बोला ना, द फीमेल ऑफ स्पेसीज, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारी मम्मी है, जो हमारी मदर है, सिस्टर्स हैं, ठीक है, जो फ्यूचर में जो आपके पार्टनर होंगे या जो भी है, समझ रहे हो ना, जो फीमेल, एक्चुअली फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे, वो बोलना चाहते हैं कि अगर एक फीमेल नॉर्मल बात भी कर रही है, अगर एक फीमेल, ये पूरा मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि अगर एक फीमेल जिसके बच्चे हैं, मान लो एक फीमेल है, ठीक है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, उसके उसके बच्चे हैं, ठीक है, और उसके हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं, और उसके हो सकता है बच्चे का बच्चे हों, होता ना, एक मतलब काइंड ऑफ हाउस वाइफ फीमेल की बात हो रही है। जब एक हाउस वाइफ फीमेल जब किसी से बात करती है ना, चाहे वो नॉर्मल बात करे, बट नॉर्मल बात में भी वो बहुत कुछ बोल देती है, और ये बात मेल नहीं समझ सकता, ये बात दूसरी फीमेल समझ सकती है। दिस इज द होल बैकग्राउंड ऑफ दिस पोयम, आप समझिए, ठीक है। लड़कों को तो ऊपर में जा रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं सर, ठीक है, लड़कों लोग तुम समझने की कोशिश करो, दीदी लोग तो समझ गए हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये बोलना चाहते हैं, इनका जो ओवरऑल नैरेटिव है ये बोलने का है कि एक जो फीमेल होती है ना, जब वो नॉर्मल बात करती किसी दूसरे फीमेल के साथ, समझो मेरी बात, तो वो नॉर्मल बातों में, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया नॉर्मल बातें क्या है, कि एक फीमेल है, वो स्वेटर बुन रही है, वो महंगाई की बात कर रही है, चीज बहुत महंगा हो गया है, ठीक है, वो नॉर्मल बातें कर रही हैं, बट उन नॉर्मल बातों में जो उनका अंदर में एक दुख छुपा हुआ है, फीमेल की जो नॉर्मल बातों में अंदर में जो दुख छुपा है, वो दुख दूसरी फीमेल महसूस कर रही है। बात हो रहा है दोनों में नॉर्मल, द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू फीमेल इज वेरी नॉर्मल, जो बातचीत हो रही है नॉर्मल, पर उस नॉर्मल बातचीत में भी एक फीमेल दूसरे फीमेल के दुख को समझ रही है, दुख को महसूस कर रही है, ठीक है। तो जो फीमेल्स होती है ना, वो एक दूसरे की होता है काइंड ऑफ कोर हार्टेड होती है, एक दूसरे के जो हार्ट हो ना आपस में जुड़ा हुआ रहता है। अगर वो नॉर्मल बात भी कर रही है, तुमको समझ में आ रहा है, अच्छा ये नॉर्मल बात कर रही है ना, इसका मतलब वो समझ जाएंगे कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसको किस बात का दुख है। दैट इज द नेम ऑफ द फीमेल ऑफ द स्पेसिस, समझ गए। तो जब एक फीमेल किसी दूसरे फीमेल से बात करती है, तो उसको अपना दुख, जैसे लड़के के आप बताते हैं भाई ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बोले फीमेल को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है,
फीमेल जब अपनी नॉर्मल बात भी करती किसी दूसरे फीमेल के साथ में, तो वो नॉर्मल बातों से ही बता देती है उसके मन में क्या चल रहा है, उसको क्या दुख है, और ये दूसरी फीमेल बिना बोले समझ जाती है। दिस इज द होल बैकग्राउंड ऑफ दिस पोयम, ठीक है ना। तो गौरी देश पांडे जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेटर पढ़ेंगे। पहले इनकी पोयम को पढ़ते हैं, पहले उनकी पोयम को पढ़ते हैं, इनकी जो पोयम है पहले समझते हैं, ठीक है। लड़का लोग भाई तुम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है, मत बोलना भैया क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, हम समझे ना, अब तुमको समझा देंगे। दोस्तों मैं ना इसको स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन करूंगा, चीजें बहुत अच्छे समझ में आपको आ जाएगी। तो ये जो आपका स्टैंजा ना, यहाँ से लेकर के पहला स्टैंजा आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ से लेकर के आपका सेकंड स्टैंजा खत्म हो रहा है, फिर ये आपका थर्ड स्टैंजा है, ठीक है। और बिलीव करो जो थर्ड स्टैंजा भी ना, थर्ड स्टैंजा एक्चुअली में यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये एक्चुअली पूरा जब आप स्टैंजा पढ़ोगे ना, तीन स्टैंजा, ठीक है, तीन स्टेंजा है। ये हो गया आपका पहला स्टेंजा यहाँ पे, ये हो गया सेकंड स्टेंजा, ये थर्ड स्टेंजा। क्योंकि पता है एक एक लाइन पढ़ाऊंगा ना तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए जब मैं पूरा स्टैंजा समझाऊंगा ना तो पूरा स्टैंजा का आपको मूल भाव समझ में आएगा बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो गौरी देश पांडे जी ये बोलना चाहती हैं कि समटाइम्स यू वांट टू टॉक अबाउट लव, डिस्पेयर एंड अनग्रेटफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन, जो बदमाश बच्चे हैं। अ मैन इज नो यूज वट एवर देम, वो बोलना चाहते हैं कि कभी कभी एक महिला अपने अपने प्यार के बारे में, अपने दुख के बारे में, अपने नालायक बच्चों के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन एक आदमी उस बात को नहीं समझ सकता, एक आदमी उस बात को नहीं समझ सकता। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि कभी कभी महिला के जीवन में ऐसा एक समय आता है कि जब वो अपने प्रेम, दुख, निराशा और नालायक बच्चों के बारे में बात करना चाहती हैं, लेकिन ऐसे समय में जो एक पुरुष है ना, वो महिला की विचार को नहीं समझ पाएगा। एक महिला की जो अंदर में बात चल रही है उसको वो नहीं समझ पाएगा। उसको समझने के लिए एक महिला का होना बहुत जरूरी है। मतलब महिला के अंदर में बहुत दुख है या प्यार है या कुछ ही किसी बात का निराशा है, उसको समझने के लिए सामने एक और महिला होना चाहिए। पुरुष इस बात को नहीं समझ सकता, ऐसा गौरी देश पांडे जी बोल रही है। इट्स नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना, हम भैया ऐसा कुछ नहीं बोल रहे तुम्हारे सर। ऐसा गौरी देश पांडे जी बोल रही हैं कि जब एक महिला को दुख हो रहा है या प्यार हो रहा है या किसी भी टाइप का निराशा है, तो उस निराशा को समझने के लिए एक और महिला का जरूरत है, पुरुष नहीं समझ सकता। यू वांट टू देन योर मदर, योर सिस्टर और द गर्ल विथ whom you went to through school and your first love and her first child girl and your second child। वो बोल रहे हैं ना, ऐसे वक्त में एक महिला को अपनी माँ की याद आती है, अपने बहनों की याद आती है, अपने स्कूल दोस्तों की याद आती है, अपने फर्स्ट लव की याद आती है, और अपने जो उनकी फर्स्ट चाइल्ड, जो उनका जो फर्स्ट चाइल्ड जिससे वो बात कर सकती हैं, उनका जो सेकंड चाइल्ड जिससे वो बात कर सकती है। मतलब बोल रही है कि जब एक महिला को दुख होता है या निराशा होता है या किसी टाइप की खुशी होती है, किसी भी टाइप का सुखी या खुशी होती है, तो इमोशन है ना, दुख, अरे दुख, निराशा, हैप्पीनेस, ये सब क्या इमोशन है। तो बोल रही जब एक महिला इमोशन में आती है, इमोशन किसी भी टाइप का इमोशन हो, किसी भी टाइप का इमोशन हो, ठीक है ना, चाहे इस टाइप का, मतलब चाहे प्यार वाला इमोशन हो, चाहे दुख वाला इमोशन, किसी टाइप का इमोशन हो, या नालायक बच्चों की बात करने वाला इमोशन हो, तो जब एक महिला को किसी टाइप का इमोशन आता है तो उस इमोशन को वो शेयर करना चाहती है। किसके साथ? मैन के साथ। बोले मैन तो समझ नहीं पाएगा, तो वो अपना इमोशन को शेयर करना चाहती है किसी दूसरे महिला के साथ। तो ऐसे सिचुएशन में एक महिला को अपनी माँ की याद आती है। देखो ना, यू वांट टू देन योर मदर, मतलब वो अपने, एक तो वो खुद मदर है, उनको अपनी माँ की भी याद आती है, और प्लस साथ ही साथ वो मदर की तरह एक्ट भी कर रही है, ठीक है। उनको अपनी बहनों की याद आ रही है, ठीक है ना, उनके जो स्कूल दोस्त हैं उनकी याद आ रही है, ठीक है, फर्स्ट लव की याद आ रही है, उनकी जो बच्ची है वो सोचते ठीक है भाई ये सब नहीं तो अपने बच्चे से बात कर लेते, उनकी जो बच्ची है उनकी याद आ रही है, पहला 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 और सेकंड, उन सब की उनकी याद आ रही है, ठीक है ना। यू सिट विथ देम एंड टॉक, बोले इन सब के साथ बैठो और बातें करो। सीस यू एंड यू सिट एंड सिप, स्पीक ऑफ द रेट ऑफ राइस, price of the tea, scarcity of the cheese. You know both that you have spoken of love, despair and ungratefulness of children। बोल रहे हैं ना कि ऐसे सिचुएशन में एक महिला को दूसरे महिला की याद आती है, और जब दो महिला बैठती हैं और आपस में बात करती हैं,
जब दो महिला बैठती हैं और आपस में बात करती हैं, कौन सी बात करती, घरेलू बात करती हैं। क्या क्या घरेलू बात करती हैं, चावल का रेट बढ़ चुका है, ठीक है, चाय की प्राइस क्या है, जो चीज है मतलब पनीर हो गया वटेवर, जो चीज है उसकी स्कैर्सिटी, उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो एक महिला हमेशा घर की घरेलू बातें करती है, किचन की बातें करती है, राशन की बातें करती है, ठीक है। लेकिन इन घरेलू बातों में भी जो दूसरी महिला है, वो दूसरी महिला दूसरे मतलब दूसरी महिला है ना, वो घरेलू बातें में भी सामने वाली महिला का जो दुख है उसको समझ जाती है। तो मतलब एक चीज देखो, फर्स्ट स्टेंजा में ना वो ये बोलना चाहती है, ध्यान सुनना, फर्स्ट स्टेंजा में वो ये बोलना चाहती है कि जब एक महिला, ध्यान सुनना, जब एक महिला दूसरी महिला के साथ, ठीक है, बात करेगी ना, तो चाहे वो बोले या ना बोले, बिना बोले भी एक महिला दूसरी महिला की बातों को समझ सकती है, उसके इमोशन को समझ सकती है। चाहे सुख वाला इमोशन हो, चाहे दुख वाला इमोशन हो, या नालायक बच्चों वाला इमोशन हो, किसी भी टाइप का इमोशन हो, एक महिला बिना बोले दूसरी महिला के इमोशन को समझ सकती है, ठीक है। लेकिन वही अगर एक महिला पुरुष को बताएगी तो पुरुष नहीं समझ पाएगा। बट एक महिला दूसरी महिला का नॉर्मल बातों में भी, दूसरी दूसरी महिला की नॉर्मल बातों में भी उसके सुख और दुख को दूसरी महिला समझ सकती है। मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो सामने वाला से मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, बट मेरे अंदर क्या चल रहा है ना, सामने वाला फील कर लिया। तो वो बोलना चाहते हैं कि जब दो महिलाएं आपस में बैठती हैं ना, तो नॉर्मल बातचीत में भी दोनों आपस के दुख को, सुख को, हैप्पीनेस को समझ जाती हैं बिना बोले। नॉर्मल घरेलू बात करते करते वो एक दूसरे के दुख को समझ जाती है, ऐसा वो बोलना चाहती है। ये था फर्स्ट स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं कि जब वो किसी से शेयर करना चाहती हैं, तो उस वक्त उनकी माँ की याद आएगी, ठीक है, वो खुद एक मदर है तो उन अपने बच्चों की याद आएगी, बहनों की याद आएंगी, स्कूल दोस्तों की याद आएंगी। क्योंकि उनका कहना है कि जब एक महिला कोई बातचीत करना चाहती है, तो उनको पुरुष नहीं चाहिए, दूसरा कोई महिला चाहिए। समझ में आया? यू सिट देम, ठीक है, ये आपस में बैठती हैं, बातें करती हैं, ठीक है। क्या बातें करती हैं, कोई एक महिला सिलाई कर रही है, दूसरा जो महिला है वो बैठ करके बात कर रही है कि भैया चावल का रेट क्या है, ठीक है, प्राइस टी ऑफ प्राइस या तो बढ़ गई या कम हो गई है, ठीक है, पनीर चीज की स्कैरसिटी चल रही है। तो मतलब वो बैठ करके ना आपस में घरेलू बातें कर रही हैं। पर घरेलू बातों में यू नो बोथ, मतलब दोनों आपस में बिना बोले लव को, डिस्पेयर को और अनग्रेटफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बदमाश बच्चों की बातें, ठीक है, प्यार को, दुख को बिना बोले आपस में वो समझ जाती। मतलब सोचो, दो टाइप की दो महिला हैं, ये आपस में कन्वर्सेशन करें, कौन से, घर की बातें कर रही हैं, राशन की बातें कर रहे हैं, किचन की बातें कर रहे हैं, बट ये इसके बारे में समझ जा रही है और ये इसके बारे में समझ जा रही है। एंड डोंट माइंड भाई, बिलीव करो दीदी लोग, आप लोग गुस्सा मत होइए प्लीज। मैं ना पहले मेरे को लगता था यार ये लड़कियां इतनी बात क्यों करती है। थैंक यू गौरी देश पांडे जी, मुझे अब चीजें बड़ी क्लियर हो गई, ठीक है। पहले बड़ा बड़ा क्योंकि मैं ना बड़ा मतलब टॉकिंग, जैसे तुम मेरे साथ भी तुम रहोगे ज्यादा मैं बात नहीं करता, मैं थोड़ा शांत रहता हूँ। मतलब मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को जोक नहीं मारना या पसंद नहीं, मैं हूँ उस टाइप का, बट एवरी टाइम नहीं। बट मैं जब भी अपने दोस्तों को देखा हूँ, जो मेरी महिला दोस्त लोग हैं, बाप रे बाप, क्या क्या चपड़ चपड़, समझ गए। दीदी लोग गुस्सा मत होइएगा। तो अब थैंक्स टू गौरी देश पांडे जी, मुझे समझ में आ गया कि एक महिला को दूसरी महिला ही समझ सकती है, पुरुष नहीं समझ सकते, ठीक है ना। और ये उन्होंने इस बात का सबूत भी दिया है कि जो महिलाएं होती हैं नॉर्मल बात करते करते, जो नॉर्मल घरेलू बात होती है ना, वो करते करते दूसरी महिला सामने वाली महिला के दिल की बात समझ जाती है। तो सिर्फ एक नहीं समझती, दोनों 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 एक दूसरे के लव को, दुख को, शौरों को, नालायक बच्चों की बात, हर चीज को वो समझ जाती है बिना बोले, ठीक है। तो इसलिए इस पोएम का नाम क्या था, फीमेल ऑफ द स्पेसिस, ठीक है। गौरी देश पांडे जी, उनका जन्म एक्चुअली ये मराठी है, इनका जन्म हुआ पुणे में, महाराष्ट्र, 11 फरवरी 1942 में, ठीक है। हर पेरेंट्स वेयर दिनकर, धोंदो कर्वे एंड इरावती, ठीक है, इनके पेरेंट्स का नाम था, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। गौरी वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 3 चिल्ड्रन, मतलब 3 बच्चों में सबसे वो यंगेस्ट थी, सबसे वो छोटी थी, ठीक है। सी वॉज प्रोलिफिक राइटर, पोएट इन मराठी एंड इंग्लिश, नॉर्मली ये मराठी में पोएम लिखती थी और इंग्लिश में पोएम लिखती थी, ठीक है ना। ये फर्ग्यूसन कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई किया था,
ठीक है। लेटर सी बिकम अ प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पूनम। तो वो इंग्लिश की प्रोफेसर बनी पुणे, पुणे यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, जैसे कोलकाता कलकत्ता यूनिवर्सिटी है ना, वैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में वो इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर भी बनी। ठीक है ना। और इनका एक चीज और याद रख लीजिएगा। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी जी मृत्यु हुई थी 1 मार्च 2023 एट पुणे। ठीक है, 2003 1 मार्च 2003 1 मार्च 2003 में इनकी क्या मृत्यु हो चुकी थी। तो द फीमेल ऑफ स्पेसीज में भाई आप याद रखिएगा कि एक महिला जब आपस में बात करती हैं, नॉर्मल बातचीत करती हैं, घरेलू बातचीत करती हैं, ये महिला दूसरे महिला के बारे में समझ जाती है, और ये महिला इसके बारे में समझ जाती है बिना बोले। नॉर्मल बातचीत में भी एक महिला दूसरे महिला के दिल में क्या चल रहा है वो समझ जाती है, दूसरी महिला भी सामने वाली महिला के दिल में क्या चल रहा है समझ जाता है। और एक महिला को समझने के लिए ऐसे पलों में दूसरी महिला की जरूरत है, ना कि पुरुष की है। ठीक है, ओवरऑल द स्टोरी। ठीक है भाई, ये तो बहुत खतरनाक स्टोरी है, ये वाला लिजर्ड वाला। लिजर्ड ओवरऑल द पोएम का स्टोरी ये बहुत खतरनाक है। ठीक है ना। पहले ना ये लिजर्ड वाला जो कहानी है पहले तुम समझो। ये थोड़ा सा बड़ा, हमारे घर में छिपकलियां आती है, मैं तुम्हारे लाइफ की छिपकली की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे घर में जो छिपकली आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हर चीज को तुम लोग पर्सनल हो जाता है। ठीक है, तुम्हारे घर में भाई छिपकली आती है, हाँ सर आती है। ये छिपकली से रिलेटेड ही पोयम है। क्या है देखो ध्यान से, मतलब बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे मतलब ओवरऑल पोयम का मतलब क्या, मैं समझा दे रहा हूँ। पोयम में वो बोल रहे हैं कि अ, जो लोग है ना, वो जो लोग हैं वो खाना पीना खा के डिनर करके नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है फिर भी सोने चले गए। मतलब इतने आलसी लोग हैं। बोल रहे हैं कि इस दुनिया में इतने आलसी लोग हैं, नींद नहीं आ रहा फिर भी बेड पे चले गए सोने के लिए, आराम करने के लिए। बोले अब आराम का टाइम है, खाना पीना तो हो गया, अंधेरा हो गया, रात हो गया, चल भैया अब खा पी के सोते हैं, नींद नहीं आ रही है फिर भी सोने चले गए। तो यहाँ पे उन्होंने आलस के बारे में, लेजीनेस को उन्होंने क्या किया यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि भैया बिना नींद आए लोग सोने चले जाते हैं। फिर बोल रहे हैं एट दैट टाइम एक छिपकली आती है, अंधेरा के पहले एक छिपकली आती है, लोग सोने चले गए, लोग बेड पर हैं, एक छिपकली आती है और एक जगह पे मतलब दीवार में घात लगाकर बैठ जाती है। यहाँ पे घात लगाना मतलब वो शिकार करना चाहती है, कॉकरोच का, कीड़े मकोड़ों का शिकार करना चाहती है। तो बोल रहे कि एट दैट मोमेंट कि अंधेरा होने वाला है, लोग डिनर करके सोने चले जा रहे, इतने आलस हो चुके हैं कि बिना नींद आए लोग सोने चले गए। एट दैट मोमेंट एक छिपकली आ रही है और घात लगाकर बैठी है और अंधेरा का इंतजार कर रही है, अंधेरा होने का इंतजार कर रही है। और वो बोल रहे जैसे ही अंधेरा हो जाता है छिपकली एक्टिव हो जाती है और अपना शिकार करती, कॉकरोच को खाती है, कीड़े मकोड़ों खाती है, और जैसी सुबह होने वाला रहेगा वो चली जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने छिपकली का तारीफ किया है कि एक जो छिपकली होती है ना, जो एक होम लिजार्ड होती है, डोमेस्टिक लिजार्ड होती है, वो बेसिकली पेशेंस, उनके पास बहुत पेशेंस, वो एक दीवार पे चिपकी हुई रहती हैं, एक दीवार पे ऐसे चिपकी हुई रहती हैं। तो जो दीवार पे चिपकी हुई है ना वो पेशेंस का निशान है कि उनके अंदर बहुत पेशेंस है। ठीक है, प्लस वो अपने टारगेट को नहीं, मतलब अंधेरा हो रहा है, वो उनको आराम नहीं करना, उनको अपना टारगेट नजर आ रहा है। क्या टारगेट है कि कॉकरोच को खाना है, कीड़े मकोड़ों को खाना है। तो वो बोल रहा है कि जब दुनिया सो रही है छिपकली एक्टिव है, अपने कॉकरोच, अपने कीड़े मकोड़े खाने को ढूंढ रही है। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला कि छिपकली एक साइलेंट एनर्जी मतलब वो देखने में शांत लग रही है पर अंदर में बहुत उसका एनर्जी भरा हुआ है। जैसे ही उसको अपना शिकार मिला, जैसे ही उसको अपना खाना मिला, वो जाएगी, खाने की तरफ जाएगी और कीड़े मकोड़े कॉकरोच को पकड़ेगी, खाएगी। और जैसे ही उसका काम हो गया, मतलब जो खाना पीना हो गया, जैसे उसका खाना पीना खा हो गया, उसका भाई खाना पीना खाने से उसका वजन तो बढ़ ही जाएगा। बोले जैसे ही खाना पीना उसका हो गया तो उसके अंदर आलस नहीं है, वो ये नहीं कि खाना पीना हो गया तब वहीं पे चिपकी रहेगी, नहीं, वो जहां से आई थी वहां चली गई। तो ओवरऑल द मोरल स्टोरी पता क्या है, जैसे इंसान है, इंसान खाना पीना खा के सो गया, तो बोलते हैं ये आलस का निशान है। छिपकली सीखो, छिपकली रात में शिकार करती है, वो भी तो खाना खाती है लेकिन वहां रुकती नहीं है, वो दोबारा चली जाती है जहां से आती है। तो इन्होंने ओवरऑल छिपकली का तारीफ किया है और बोले अगर तुम कुछ सीख सकते हो तो छिपकली सीख लो। छिपकली से आप क्या क्या सीख सकते हैं, उसके पेशेंस को, उसके साइलेंट एनर्जी को, कैसे दिखती है शांत लेकिन जैसे उसको शिकार दिखेगा वो झपट्टा मारेगी,
वो भागेगी, दौड़ेगी शिकार के पीछे, और जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो सब कुछ खा पी के साफ सुथरा करके जहां से आई थी वहां चल जाएगी, वो रुकेगी नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने छिपकली की बहुत तारीफ की है और बोले इंसान को अगर कुछ सीखना है भैया, छिपकली से धैर्य सीख लो। ठीक है, शांत रह करके एनर्जेटिक, शांत रह करके एनर्जेटिक बनना सीख लो। ठीक है, बोले अगर इंसान से नहीं सीख पा रहे हो तो एटलीस्ट एक छिपकली सीख लो। इंसान के पास तो बहुत बुद्धि है, इंसान के पास तो बहुत बुद्धि है, पर छिपकली पास तो ब्रेन बहुत कम है इंसानों कंपेयर में, तो काफी एटलीस्ट छिपकली सीख लो। पेशेंस कैसे लाया जाता है, एनर्जी कैसे लाया जाता है, खाना खाने के बाद आलस नहीं रखना है भैया, समझे, थोड़ा टहलना मिलना है, समझ रहे हो मेरी बात, काम करना है, नहीं कि सो ही जाना है। बिना नींद आए, वो एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि बिना नींद आए अगर लोग सोने जा रहे हैं तो इसका मतलब लोग आलसी हैं, लोग अपने गोल के प्रति बहुत एक्टिव नहीं है, बस वो अपना जीवन अपना जीवन मतलब काट रहे हैं, बहुत वो ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो इंसान का कंपेयर उन्होंने किसके साथ किया, छिपकली के साथ किया है। और उन्होंने बोला कि एक इंसान को छिपकली के साथ मतलब सीखना चाहिए। ओके, अब मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाने जा रहा हूँ, अब फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। चलो भैया लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है ना। द नाइट द लिजर्ड केम, उस रात जब छिप, अच्छा मैं एक स्टैंजा आपको पढ़ाते रहूँ, हाँ ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द नाइट द लिजर्ड केम, आवर इंडोलेंस वाज ग्रेट, मतलब आलस बहुत छाया हुआ था। वी वेंट टू बेड बिफोर आवर आईज वेर हैवी, लिम्स प्रिपेयर टू स्ट्रेच और लव। वो बोल रहे हैं कि एक रात जब वह एक एक रात जब वो लिजर्ड आई, मतलब वो छिपकली आई, हम लोग बहुत आलस से भरे हुए थे। ठीक है, हम लोग बहुत आलसी हो चुके थे, और वे इतने आलसी थे कि उन्हें वास्तव में नींद आने से पहले ही बिस्तर पे चले गए। मतलब बोले कि एक रात हम लोग सब बहुत आलसी थे, इतने आलसी थे कि नींद आने के पहले ही हम बिस्तर पे चले गए, इस टाइप के आलसी थे। ठीक है, ओके, मतलब उनकी आंखों में ना नींद नहीं थी। आवर आईज वेयर हैवी, लिम्स प्रिपेयर टू शेज लव। ठीक है, ठीक है, आवर आईज वेयर हैवी का, ठीक है, उनकी आंखों में अभी पूरी तरह से नींद नहीं थी, नहीं आई थी, समझ गए ना। शरीर अभी आराम करने वाला था या आराम करने का तैयार कर रहा था, आया सामने, लेकिन मतलब नींद आने के पहले ही हम बिस्तर पर चले गए, इस टाइप के हम आलसी थे। मतलब जिस रात वो छिपकली आई उस रात हम लोग इतने आलसी हो गए थे कि नींद आने के पहले ही हम बिस्तर पे चले गए थे। ठीक है, immobile, tense and grey, he taught he taught us patience as he waited for the dark। बोले जो छिपकली है ना, जो छिपकली है, छिपकली डायग्राम मुझे नहीं था बनाने, मान लो ये छिपकली है फॉर एग्जांपल, वो छिपकली आई और दीवार से मान लो चिपक गई, छिपकली आई और दीवार से मान लो चिपक गई। ठीक है, वो इमोबाइल मतलब वो एकदम हिल नहीं रही थी। टेंस मतलब थोड़ी सी टेंशन में थी, थोड़ी सी दुख में थी, टेंशन का मतलब थोड़ा सा सीरियस थी। एंड ग्रे, वो ग्रे कलर की थी। उसे देख करके हमें पेशेंस सीखने को मिला कि कैसे हमें अपने जीवन में पेशेंस लाना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन में एक धैर्य लाना चाहिए। तो बोल रहे छिपकली जिस हिसाब से आई और दीवार में चिपक गई और मूव नहीं कर रही थी, थोड़ी सी ग्रे कलर की थी, टेंशन में थी, बट मूव नहीं कर रही थी, उसको देख करके हमें पेशेंस सीखना चाहिए, धैर्य सीखना चाहिए। और किस चीज का वो पेशेंस रखी थी, रात होने का, कि एक बार रात हो जाए फिर भैया छिपकली अपना कर्म कांड स्टार्ट करेगी। तो वो बोलना चाहते हैं कि जो छिपकली आई ना वो दीवार से चिपक गई थी और एकदम शांत थी, इधर उधर मूव नहीं कर रही थी। ठीक है, और वो अंधेरा होने का इंतजार कर रही थी, अंधेरा होने का इंतजार कर रही थी कि एक बार अंधेरा हो जाए फिर वो अपने खाना अपना शिकार करना वो स्टार्ट करेगी। ठीक है, ही वेटेड फॉर द डार्क। तो बोले ये सब देख करके, जिस हिसाब से छिपकली इंतजार कर रही थी अंधेरा होने का, वो सब देख करके हमें पेशेंस सीखना चाहिए, कैसे एक इंसान के जीवन में पेशेंस आना चाहिए, कैसे एक इंसान के जीवन में धैर्य आना चाहिए। ठीक है ना। From time to time, we could not help but glance at him and learn again that he was more alive than us in a silent energy, though his aim was only the death of cockroach। वो इस पूरे स्टैंजा में ये बोलना चाहते हैं, पूरे स्टैंजा में बोलना चाहते हैं कि समय समय पर घर में मौजूद लोग छिपकली की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाते। जैसे हमारे घर में छिपकली होती है, हम बात करते करते भी देख लेते हैं कि छिपकली जा रही है, तो वही बोल रहे हैं कि घर में मौजूद लोग भी छिपकली को देखने से अपने आप को रोक नहीं पाते।
और इवन हम छिपकली की मदद भी नहीं करते, हम छिपकली की मदद भी नहीं करते। क्या बोल रहे हैं? वी कुड नॉट हेल्प, उसकी मदद भी नहीं करते, बट ग्लांस एट हिम। हम लोग घर में रहते हैं, छिपकली आती है, घूमती है, टहलती है, हम लोग उसको देखते हैं, हम लोग उसकी मदद भी नहीं करते हैं, बट लर्न अगेन, हम उसे कुछ सीख सकते हैं। दैट ही वॉज मोर अलाइव देन अस इन अ साइलेंट एनर्जी, दो हिज एम वॉज ओनली द डेथ ऑफ कॉकरोच। बोले ना कि हम लोग उससे सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? कि जैसे ही रात होगी वो एक्टिव हो जाएगी, अपने शिकार की तरफ झपट्टा मारेगी, अपने शिकार तरफ दौड़ेगी, भागेगी, अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करेगी। तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी अपने अपना जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे एक छिपकली का ऑब्जेक्टिव क्या है कि रात हो गई है, कॉकरोच पकड़ो, कीड़े मकोड़े पकड़ो और पेट भरो। तो छिपकली अपने गोल के प्रति, जो उसका ऑब्जेक्टिव, अपना गोल के प्रति बहुत सीरियस है, बहुत डेडिकेटेड है। ठीक है ना, वो एकदम पेशेंस से इंतजार कर रही है कि जैसे मौका मिलेगा झपट्टा मारेंगे, शिकार को खाएंगे। तो बोले जैसे एक छिपकली है ना, अपने गोल के प्रति बहुत सीरियस है, पेशेंसफुल है, आप समझे, और बहुत ज्यादा एकदम बताओ ना फोकस्ड है कि जैसे मौका मिलेगा शिकार खाएंगे। वैसे ही हमें अपने जीवन में आलस को दूर करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि अभी तो वो शांत है, अभी तो वो शांत है, बट उसके मतलब जो छिपकली है वो तो दीवार से चिपकी हुई है ना, दीवार से चिपकी हुई है। बोले अभी वो शांत है, पर उसके अंदर एक साइलेंट एनर्जी है। कैसा साइलेंट एनर्जी? कि जैसे ही मौका मिलेगा वो झपट्टा मारेगी, शिकार की तरफ दौड़ेगी। तो बोल रहे हमें छिपकली से सीखना चाहिए उसके साइलेंट एनर्जी के बारे में। दो हिज एम वाज, उसका ओनली एम यही है कि कॉकरोच को मारना और खाना। बोले एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, छिपकली का एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है अपना पेट भरना। छिपकली का एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है अपना पेट भरना। उस छोटे से ऑब्जेक्टिव में कॉकरोच को मार के वो खाएगी, छोटे से ऑब्जेक्टिव में वो इतना पेशेंस है, उसके अंदर इतना पेशेंस है, इतना वो धैर्यवान है, इतना उसके अंदर एनर्जी है। हमारे जीवन में तो बहुत वो कंपेयर किए, आप समझिए, वो कंपेयर किए, हमारे जीवन में तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ठीक है, हमें जस्ट पेट तो नहीं भरना, हमें बहुत कुछ करना है। तो हमें छिपकली से सीखना चाहिए कि छिपकली एक छोटे से उद्देश्य के लिए इतना एक्टिव रहती है, तो हमें जीवन में तो बहुत बड़ा काम करना, हमें और एक्टिव होना चाहिए, हमें आलस को भूलना चाहिए। ठीक है ना? व्हेन वी व्हेन वी वोक awake the next morning, we found as we expected that job was done, clean, complete, and stout lizard gone। वो बोल रहे हैं कि जब अगली सुबह हम सो करके उठते हैं तो देखते हैं कि भैया जॉब वाज डन, मतलब छिपकली ने अपना काम कर लिया। ठीक है, ऐसा किया कि कुछ कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा, क्लीन एंड कंप्लीट, मतलब कहीं पे कुछ सुराख नहीं छोड़ा। जब हम सुबह उठ करके देखते हैं तो कि छिपकली अपने जगह पे नहीं है, छिपकली ने रात भर में अपना जो काम था वो काम कंप्लीट कर लिया, और इतना सफाई से कंप्लीट किया, कोई सुराख नहीं दिख रहा है कि भैया छिपकली ने यहाँ पे कुछ खाया, ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है, एकदम क्लीन है। और जब वो खा करके, यहाँ पे ना स्टाउट लिजर्ड का मतलब होता है, जब छिपकली खाना वाना खा लेती है, कॉकरोच खा लेगी, कीड़े मकोड़े खा लेगी, तो उसका पेट तो भर जाएगा ना, तो उसको भी तो आलस आना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि जो छिपकली होती है ना, खाने के बाद थोड़ी सी हेल्दी हो जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है, फिर भी वो अपने जगह रुकती नहीं है, वो तुरंत चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? जहां से वो वापस आई थी। तो बोल रहे हैं कि जब हम सुबह सो करके उठते हैं तो देखते हैं कि छिपकली ने अपना काम कर लिया, खा पी करके वो वापस चली गई, अब वो जहां पे थी वहां पे हमें नहीं दिख रही है। तो इससे क्या सीखने को मिला? कि भैया काम करना है, काम करने के बाद, है ना, काम करना है, बहुत ईमानदारी से काम करना, ऑनेस्टी से काम करना है। ठीक है, और काम करने के बाद हमें थकना नहीं है। काम करने के बाद हमें ये नहीं थकना कि हमने बहुत काम कर लिया, नहीं नहीं। बोले छिपकली की तरह रहो, खाओ पियो, निकलो, अब जहां आए वहां जाओ, थकना नहीं। ये नहीं कि खा पी लिए थक गए अब चलो सो जाओ, वहीं पे सो जाओ, बोले नहीं, वहां पे सोना नहीं, वहां से निकलना है। तो वो यही बोलना चाहते हैं कि भैया खा पी करके ना, मतलब बेसिकली इंसान को मेहनत करने के बाद इंसान को ना थोड़ी थोड़ी सी एनर्जेटिक होनी चाहिए कि हमने काम किया है, अब हमें घर चलना है, हमें कल के लिए फिर एक्टिव होना है। ठीक है, तो एक्चुअली वे बोलना चाहते हैं कि भैया एक छिपकली जितनी इफिशियंट है, जितनी अपने गोल के लिए डिटरमाइंड है, वैसे एक इंसान को भी ना इफिशियंट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, गोल के प्रति डिटरमाइंड होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने फिर छिपकली एग्जाम्पल दिया, छिपकली अगर खाना खा के फिर सोती नहीं है, वो चली जाती है,
वहां चली जाती है जहां से वो आई है। वैसे कि इंसान को भी मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मेहनत करके थकना नहीं चाहिए। अगर वो थक भी गया तो कोई बात नहीं है, उसको अपने गोल के प्रति लगा होना चाहिए। और हमें ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आ रही फिर भी हम बेड पे चले गए, नहीं। बॉडी को इतना थका दो कि भैया काम करते करते इतना थक जाओ कि चलो ठीक है, तो सोने तभी जाना जब थक गए हो, उसके पहले नहीं सोना है। तो एक्चुअल में जो ओवरऑल द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि छिपकली से इंसान को सीखना चाहिए, उसका पेशेंस, उसका एनर्जेटिक और उसका डिटर्मिनेशन गोल के प्रति, और वो चीज इंसान को सीखना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके पोएट के बारे में। निसिम एजेकेल वाज बोर्न ऑन 16 दिसंबर 1924 इन ए बॉम्बे महाराष्ट्र, ठीक है ना। जो निस्किल एजगिल हैं, ठीक है भाई साहब हैं, इनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1924 में, बॉम्बे में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था मोसेस हिस्कल, हु वाज ए प्रोफेसर एट बोटानी एट विल्सन कॉलेज एंड हिज मदर वाज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। भैया ये जो कॉलेज है ना, बोटानी कॉलेज, उसके प्रोफेसर थे और मदर उनकी प्रिंसिपल थी, ठीक है ना। He earned his BA in 1947. In 1948, he went to England and studied philosophy at Birkbeck College, London. भैया 1947 उन्होंने बीए का डिग्री किया और वो 1948 में लंदन चले गए अपना फिलोसफी की पढ़ाई करने के लिए इस कॉलेज में, ठीक है। उन्होंने डेसी जैकब 1952 में शादी किया, डेजी जैकब बोल के लेडीज थी, उन्होंने शादी किया। हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ द पोएट्री वाज पब्लिश इन द सेम ईयर, और सेम ईयर में एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि निसिम एजकल जी का जो फर्स्ट पब्लिकेशन था वो किस ईयर में हुआ था, 1952 में। उनकी जो पहली पोएम थी वो 1952 में, जिस ईयर उनका शादी हुआ था उसी साल उनकी फर्स्ट पोएम भी आई थी। निसिम एजकल वाज ए पोएट, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्किटेक्ट, ठीक है। आर्ट क्रिटिक मतलब, आर्ट क्रिटिक मतलब वो आर्ट को देख करके बेसिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे। वो बोले एक पोएट भी थे, प्ले राइटर भी, मतलब नाटक वाटक भी लिखते थे, एडिटर भी थे, कोई पैराग्राफ वगैरह भी लिखते थे, और साथ ही साथ कोई भी चित्र है या कोई भी गीत हो उसको, उसके बारे में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे। ही वॉज द फादर फिगर इन द इंडियन इंग्लिश राइटिंग। ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर हिज बुक पोएम लेटर डे शाम। लेटर डे शाम मतलब पी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। तो लेटर डे शाम, ठीक है। तो उनको एक्चुअली बहुत अच्छा अवार्ड मिला था, साहित्य एकेडमिक अवार्ड 1983 में, लेटर डे शाम, ठीक है। तो लेटर डे शाम के लिए उनको साहित्य एकेडमिक अवार्ड मिला था 1983 में। द ग्रेट इंडियन इंग्लिश राइटर डाइड ऑन 9 जनवरी 2004। बोल रहा है जो हमारे देश के जो महान इंग्लिश के राइटर थे उनका जो मृत्यु हुआ है वो 9 जनवरी 2004 में, 9 जनवरी 2004 में हुआ था। तो इट्स ऑल अबाउट निसिम एजकल जी, ठीक है। थोड़ा बहुत आप इनको पढ़ लीजिएगा। दो चीज इंपॉर्टेंट है, उनका जन्म, ठीक है ना, उनका मृत्यु, ठीक है, किसके लिए उनको अवार्ड मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड का नाम याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, किस बुक के लिए मिला था, तो ये सब थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। तो होपफुली मैंने तीनों का तीनों जो पोएम है उसको अपना बेस्ट देने की कोशिश किया आपको। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड दोस्तों प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एमसीक्यू वाले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में बहुत कुछ पिन है, देख लीजिएगा।